अब बात यह है कि अगर आप वायुमंडल में सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाएंगे तो क्या इसकी संरचना एक जैसे है? हर जगह जो मैंने बताया घटक, वो घटक क्या हर जगह आप ऊंचाई पे एक जैसे पाएंगे? नहीं, अंतर है। यदि आप तापमान और दाब को आधार बनाएं तो आप देखेंगे कि वायुमंडल की कई परतें हैं जिनमें तापमान और दाब में अंतर होता है। इनकी संरचना में भी अंतर होता है। अगर आप देखें संरचना के आधार पे, तो संरचना में आप अगर जाएं, सतह से आप अगर 90 किलोमीटर तक जाएं तो गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। नब्बे किलोमीटर तक गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता अगर हाइट पे आप जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन का अनुपात 78% है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। इसको ऐसे लिखें, सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमने लिया तो 78% ये होगा, 78 अनुपाते आपका 21, ये आप समझें। तो 90 किलोमीटर तक आप किसी भी एक कॉलम में गैस उठा के और देखें तो अनुपात आपको यही मिलेगा। मात्रा बदल जाएगी, मात्रा में अंतर आ जाएगा, मगर अनुपात नहीं बदलेगा। किसी भी हिस्से में आप उठाएंगे तो देखेंगे कि जो अनुपात निचले स्तर पर है वही स्तर 90 किलोमीटर के बीच में हर जगह मिलेगा। मात्रा बदलेगी मगर अनुपात, तो चूंकि अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता 90 किलोमीटर तक, इसलिए इसको कहा जाता है सममंडल। 90 किलोमीटर तक हम क्या कहते हैं? सममंडल। इस बात को आप ध्यान रखें। और 90 किलोमीटर के ऊपर जब आप जाएंगे तो उसमें ये अनुपात बदलने लगेगा, तो अनुपात में परिवर्तन होने लगेगा। कोई निश्चित अनुपात, कहीं पे ये हो जाएगा 30, कहीं पे ये हो जाएगा 40, कहीं ये हो जाएगा 20, कहीं पे ये हो जाएगा 60। मतलब 90 किलोमीटर के ऊपर ये अनुपात निश्चित, इसलिए उसे क्या कहेंगे? विषम मंडल। हम परतों के रूप में पढ़ेंगे, मैं आपको ऐसे आप समझा रहा हूं। तो सममंडल और विषम मंडल, दो मंडल में हम बांटेंगे वायुमंडल को। सममंडल वह मंडल है 90 किलोमीटर तक जहां गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक निश्चित अनुपात है। 90 किलोमीटर के ऊपर जहां गैसों का कोई निश्चित अनुपात नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? विषम मंडल कहते हैं। फिर आप देखें, इस सममंडल को संरचना के आधार पे, ताप और दाब के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं। क्षोभ मंडल आप सुने होंगे, अभी मैं आपको फिगर बना के बेहतर तरीके से बताऊंगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये सममंडल के हिस्से हो गए। सममंडल के 3 हिस्से कौन कौन से? क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। और इसको कहा जाता है होमोस्फीयर, इसको कहा जाता है हेट्रोस्फीयर इंग्लिश में। आप विषम मंडल आप देखेंगे तो विषम मंडल को ताप मंडल कहा जाता है। और ताप मंडल के भी 2 हिस्से बाद में हो जाएंगे। निचला परत होगा आयन मंडल और ऊपर वाला हो जाएगा बाह्य मंडल। तो उसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे। ये मैं आपको फिगर बना के और अभी आप बता रहा हूं, मैं इसे फिगर पहले मैं बनाऊंगा। दोस्तों, ये मैंने जो है पृथ्वी की सतह से बढ़ते ऊंचाई के साथ वायुमंडल का क्या स्ट्रेटिफिकेशन है, क्या स्तरीकरण है, कितने भागों में बांटते हैं, अभी ओवरऑल मैं पहले थोड़ी बहुत व्यूज़ दे चुका हूँ, उसी को मैंने इस फिगर के द्वारा आपको समझाना है। तो उसको मैंने कई परतों में बांटा है। आपको अब देखना है कि इसमें हाइट कितनी है किस परत की और उस परत की क्या विशेषताएं हैं।
क्योंकि उसकी विशेषताओं से प्रश्न बहुत आते हैं, हाइट से भी आता है और उसकी विशेषता से भी आता है। तो आपको बड़ी तरीके से पहले इस फिगर को समझें और इसके बाद मैं इनकी विशेषता एक एक करके बताता हूँ तो आप उसे समझें। पहली बात, सतह से हम जब 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो क्षोभ मंडल मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं उसे। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अब 12 किलोमीटर की ऊंचाई से हम जाते हैं 50 किलोमीटर तक तो समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल का हिस्सा ये भी है और ये भी है। आप ये चीज़ देखें कि बीच में मैंने ये टूटी टूटी लाइन का एक और जोन बनाया है। हर परत के बाद एक जोन मैंने टूटी लाइन का बनाया है। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो दो परतों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। चाहे वो हम क्षोभ सीमा लें, चाहे वो हम समताप सीमा लें, चाहे वो मध्य सीमा लें, दो परतों के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन, संक्रमण क्षेत्र होगा। इंग्लिश में सीमा को पॉज कहते हैं और वो पॉज बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे आप टीवी देखते हैं, रिमोट लेते हैं, उसमें पॉज होता है, आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब रोक दिया, वहीं का वहीं क्या कर दिया, रोक दिया, पॉज कर दिया, रुक गया। इसका मतलब ये है कि पॉज जो सीमा होगा उसमें नीचे जो घटना घट रही थी वो यहाँ आके बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए उसको कहा गया क्षोभ सीमा। क्षोभ की जो घटनाएं घट रही थी वो यहाँ आके पॉज हो जाएंगी, रुक जाएंगी, वो नहीं होंगी। इसके ऊपर कुछ दूसरी घटना होगी, आप ध्यान रखिए। अब इसमें कुछ दूसरी घटना होगी, यहाँ आके पॉज हो जाएगी, समताप सीमा में आके वो घटना रुक जाएगी, एक नई घटना शुरू होगी। तो जो भी मैंने टूटी टूटी लाइन बनाए हैं वो एक सीमा है, पॉज है, ट्रांजिशनल जोन है, जहाँ पे निचली की घटना आके रुक जाती है और उसके ऊपर कुछ दूसरी घटना होने लगती है, वो इसको इंडिकेट करता है। तो मैंने बताया कि क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई मैं ले रहा हूँ, सभी की औसत ऊंचाई है पृथ्वी पे। और इसके बाद 50 किलोमीटर तक आपको समताप मंडल, और समताप मंडल के अंदर ही है ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के विद इन स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ओजोनोस्फीयर, ओजोन मंडल है। इसके मध्य में ही 15 से 30 किलोमीटर तक इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मैंने बताया था मिलने को ये 50 किलोमीटर तक भी ओजोन गैस पाई जाती है। आगे आप 80 किलोमीटर तक जाएंगे, सतह से इसकी ऊंचाई कितनी, 80 किलोमीटर, मगर इसका विस्तार कितना है, 50 से 80 किलोमीटर। उसे हम कहेंगे मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, कोल्ड लेयर, शीतल परत कहते हैं। कौन सा जोन है ये, शीतल परत। अब 80 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे जैसे तो एक और सीमा मिलेगा, मध्य सीमा, जहाँ जो घटना यहाँ घट रही थी वो यहाँ पे रुक जाएगी। और मध्य सीमा के ऊपर जैसे हम जाएंगे मिलेगा आपका विषम मंडल शुरू हो गया। यहाँ तक का तो आया 90 किलोमीटर तक सम मंडल, 3 हिस्से, अब आया विषम मंडल। इसको कहा जाता है, जो 80 किलोमीटर के ऊपर होगा उसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं। ये है इंक्लूसिव, ये ताप मंडल कहलाएगा। लेकिन इसके भी 2 हिस्से हैं ताप मंडल के, थर्मोस्फीयर के। निचले परत को आयन मंडल और उसके ऊपर वाली परत को एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल कहते हैं। तो बाह्य मंडल और आयन मंडल किसके हिस्से हो गए, ताप मंडल के। ताप मंडल किसका हिस्सा है, विषम मंडल का। तो आप देख रहे हैं कि सम मंडल 90 किलोमीटर तक, अब विषम मंडल, होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। अगर आप होमोस्फीयर को डिवाइड करेंगे तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। अगर आप एक्सोस्फीयर को देखें, वो हेट्रोस्फीयर को देखें तो वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के 2 भाग होते हैं, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, आयन मंडल और बाह्य मंडल। और बीच बीच में जो ट्रांजिशनल जोन है उसे हम सीमा कहते हैं। इस क्षोभ सीमा को शांत सीमा भी कहा जाता है, शांत परत, लेयर ऑफ काम, शांत परत। अब आप देखें क्षोभ मंडल, पहला हम उठाते हैं क्षोभ मंडल, इसके बारे में आप देखें। मैंने लिखा है इसमें कि सतह से इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है ये, औसत, ऑन एवरेज औसत ऊंचाई जो है वो 12 किलोमीटर है। लेकिन क्षोभ मंडल की ऊंचाई स्थिर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कालिक और सामयिक, वो कालिक और स्थानिक परिवर्तन होता है। ग्लोब में
अगर आप भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा या ध्रुवों पे जाएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई एक समान नहीं होती। ओवरऑल औसत रूप से हमने कहा कि सतह से इसकी ऊंचाई 12-13 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो होगी वो 16 से 18 किलोमीटर, कर्क रेखा और मकर रेखा पर 12 से 14 किलोमीटर और ध्रुवों पे 6 से 8 किलोमीटर तक। मतलब आप देखें रेंज मैंने दे रखा है 6 से 8, 12 से 14, 16 से 18 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्थान के बदलने से ऊंचाई तो बदल ही रही है क्षोभ मंडल की, लेकिन सर्दी और गर्मी में अंतर आने से भी इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि गैसें हैं, गर्मी में गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। जलवाष्प है, गैसें हैं, वो गर्म होकर क्या होगा, कोई भी चीज़ गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठ के ये गैसें ऊपर उठ जाएंगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा तो ये संघनित हो जाएंगी ठंडे होके और नीचे बैठेंगी तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम। तो जो मैंने रेंज बताया है इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में 18 और सर्दियों में 16, कर्क रेखा और मकर रेखा पर गर्मियों में 14, सर्दियों में 12। और यही चीज़ आप देखें ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर, मतलब सर्दियों में 6 किलोमीटर और गर्मियों में 8 किलोमीटर। गर्मी में मोटाई बढ़ जाएगी, सर्दियों में थोड़ी कम हो जाएगी। तो औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है, अधिकतम 18 है, न्यूनतम 6 है। पृथ्वी पर वायुमंडल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 12 किलोमीटर औसत रूप से है, मिनिमम 6 ध्रुवों पे और मैक्सिमम 18 भूमध्य रेखा पे। ये तो ऊंचाई की बात हुई। अब देखो क्षोभ मंडल में मैंने बताया कि चूंकि ये निचली परत में है और गैसें यही हैं तो गर्म होकर गैसें ऊपर उठती हैं, जलवाष्प ऊपर उठेंगी। तो जहाँ पे गैस और जलवाष्प ऊपर उठते हैं उसे कहा जाता है कन्वेक्शन, संवहन। क्या कहा जाता है? संवहन। और इसी परत में आप देखेंगे आंधी, तूफान, क्षोभ, टर्बुलेंस पैदा होते हैं। तो कन्वेक्शन करंट कहाँ चलेंगे? यहाँ। टर्बुलेंस कहाँ आएगा? यहीं। क्षोभ, क्षोभ का मतलब ही होता है विक्षोभ, मतलब अस्थिर रहना पूरी तरह। तो इसे संवहनीय या परिवर्तन परत भी कहते हैं या मंडल कहते हैं। संवहनी परत, क्योंकि यहाँ पे गैसें क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। तो क्षोभ मंडल, संवहनी परत या परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फेयर एक ही परत का नाम है। इसकी विशेषता ये है कि सतह से ऊंचाई पर जाने में, अगर हम सतह से ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। क्या होगा? क्षोभ मंडल में 165 मीटर पर 1 डिग्री, प्रत्येक 165 मीटर पर, हिंदी में लिख दूं, 165 मीटर पर अगर ऊंचाई पे आ जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। कभी कभी इसमें यह भी आएगा कि 1 किलोमीटर, अगर ये आप ले रहे हैं इसका मतलब ये 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो तापमान कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे सघन है वायुमंडल और ऊंचाई पर रेयर हो जाएगा, विरल हो जाएगा। जो जहाँ विरलता है वहाँ तापमान का संग्रह नहीं हो पाता, जहाँ सघन है वहीं तो अवशोषण होगा। तो इसको कहा जाता है सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना होता है?
तो आपको बताना पड़ेगा 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिसे सामान्य पतन मतलब गिरना प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। तो एक बार प्रश्न आया कि मेरठ का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरठ का तापमान, प्रश्न आपको मैं बताऊं कि मेरठ का तापमान यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी का तापमान कितना होगा? ये तो तापमान किसका है? मेरठ का। तो मसूरी का तापमान कितना होगा? यदि मसूरी की ऊंचाई 2000 मीटर है। मसूरी यहाँ से कितनी ऊंचाई पे है? 2000 मीटर पे है ही है। एग्जैक्टली मैंने जो है वही लिखा हूँ, 2000 मीटर पे। ये आईएएस में क्वेश्चन आया कि मेरठ का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी का तापमान कितना होगा यदि मसूरी की ऊंचाई मेरठ की तुलना में कितना है? 2000 मीटर पे है। मेरठ की तुलना में अधिक है 2000 मीटर पे। तो अब आप देखें, मेरठ में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊंचाई 2000 मीटर है। 1000 मीटर में कितना तापमान कम होता है? 6.5 डिग्री। तो 2 में कितना होगा? 13 डिग्री हो जाएगा। 13 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? अब बात यह है, मसूरी में कम होगा कि बढ़ेगा? तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर तापमान क्या होता है? ऊंचाई पे तापमान कम होता है क्षोभ मंडल में। ये मैं समझ लेना, अभी एक इसको बता रहा हूँ मैं। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या होगा? ऊंचाई पे जाओगे तो घटेगा, माइनस में होगा तो घटेगा। तो यहाँ 30 है तो 30 में 13 घटा दो, 30 में आप 13 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 17। मतलब मसूरी का टेम्परेचर कितना हुआ? इसीलिए लोग गर्मी में पहाड़ों पे जाते हैं कि ठंडक मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि ऊंचाई पे तापमान कम होता है। ध्यान रखिएगा। तो तभी भी ये आए कि मसूरी का तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेरठ जो है, मेरठ की ऊंचाई मसूरी की तुलना में 2000 मीटर कम है, तो मेरठ का तापमान कितना होगा? तो इसमें कितना जोड़ दो? नीचे आओगे तो जोड़ दोगे क्योंकि तापमान बढ़ेगा नीचे, ऊपर जाओगे तापमान घटेगा तो जोड़ दोगे तो 30 आएगा। उल्टा भी सवाल बन सकता है। ये है सामान्य ताप पतन दर कितना है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। अब देखो, इस परत में ही, निचली परत में ही क्या है? CO2 है, जलवाष्प है और धूल कण है, इसी परत में है। इसलिए मौसम संबंधी सारे जो परिवर्तन होंगे, बादल बनना, बिजली चमकना, वर्षा होना, जो भी होगा, ओस पाला, वो सब कहाँ होगा? फॉग वगैरह इसी में बनेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परिवर्तन या क्षोभ मंडल या संवहनीय मंडल। और यही परत मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि परिवर्तन ना हो तो जीवन संभव नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी। तो इस परिवर्तन से यहाँ पे जीवन संभव है। ऊंचाई पे अगर हम देख जाएं, यहाँ जो टेम्परेचर भूमध्य रेखा पे होगा, अगर यहाँ पे पहुँचेंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भूमध्य रेखा की मैं बता रहा हूँ। भूमध्य रेखी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर नीचे होगा, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऊपर जाके 12 किलोमीटर तक उसके क्षोभ सीमा पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब आप देखें, क्षोभ सीमा, जैसे हम क्षोभ मंडल को पार करते हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में 1 से 1.5 किलोमीटर, कितना है? 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी परत जो होती है, उसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज, जहाँ पे तापमान का गिरना, अभी तापमान कम होता चला जा रहा था, यहाँ पे आके तापमान रुक जाएगा। पॉज मतलब ठहर जाना, तो रुक जाएगा। क्षोभ सीमा पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसे कहा जाता है शांत परत।
यहाँ पे कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं घटती जैसे क्षोभ मंडल में घटती है। सारी घटनाएं यहाँ पे आके शांत हो जाती हैं, इसलिए क्षोभ सीमा को क्या कहा जाता है? शांत सीमा कहा जाता है, शांत परत कहते हैं। और यहाँ पे जेट पवनें चलती हैं, जेट पवनें चलती हैं। जेट पवनें होती हैं जो वायुमंडल पे चलती हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे जेट पवनें। तो जेट पवनें शांत परत या क्षोभ सीमा पे ही चलती हैं। आगे आप देखें 12 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, इस मंडल में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि क्यों बढ़ेगा? अभी तक तो हम कहते थे ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडल विरल हो जाता है, तो विरल हो जाता है तो तापमान कम होगा, तो यहाँ तो और विरल हो गया। जैसे जैसे जाओगे वायुमंडल विरल ही होता जाएगा। फिर यहाँ टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगा इस परत में? तो उसका कारण क्या है? ओजोन मंडल। चूँकि समताप मंडल में ओजोन मंडल स्थित है, इसलिए ये अल्ट्रावायलेट रेजों को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और वो हीट रेज हैं, तापमान को तेज़ी से वृद्धि करती है तापमान में, तो इसलिए इसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो यहाँ पे तो सॉरी -70 डिग्री हो जाता है, मैंने 0 लिखा था, ये यहाँ बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब +70 डिग्री बढ़ गया। यहाँ से टेम्परेचर -70 डिग्री हो गया था और यहाँ से बढ़ के कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इसमें तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि होने का कारण क्या है? ओजोन मंडल है। तो हम देखें कि समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते, कोई भी गतिविधियां नहीं होती, बिल्कुल हलचल नहीं होता, स्थिरता होती है। और इसलिए स्थिरता जब होती है, हम कहते हैं ना तो बादल, ना तो वर्षा, ना तो बिजली, इसलिए हवाई जहाज सामान्यतः इस परत में उड़ाया जाता है ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। जेट पवनें कहाँ चलती हैं? क्षोभ सीमा पे, शांत परत में। समताप मंडल में चूंकि ओजोन परत है और ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, बाकी विकिरण आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है? रुक जाती है, इसलिए इसको फिल्टर परत कहते हैं। कई बार पूछा है कि फिल्टर परत वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पे स्थित है? ओजोन परत नहीं नाम लेगा, फिल्टर परत। तो क्या लिखोगे? 15 से 30 किलोमीटर। इसका कंसंट्रेशन 15 से 30 किलोमीटर में ही है, हालांकि ओजोन 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो आगे आप देखें, जैसे समताप मंडल से आप ऊपर पहुंचेंगे तो आएगा समताप सीमा। समताप सीमा मतलब स्ट्रेटोपॉज। पॉज मतलब तापमान यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे बढ़ना क्या हो गया? रुक गया। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ टेम्परेचर और रुकना, यहाँ पे बढ़ना रुक गया, इसलिए इसको हम कहते हैं समताप सीमा। तो समताप सीमा किसके किसके बीच है? मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच है। क्षोभ सीमा किसके किसके बीच है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच है। अगर यहाँ से आप जाएंगे तो वायुमंडल और विरल होता चला जाएगा, तो तापमान यहाँ क्या होगा? कम होता चला जाएगा। क्या होगा? कम होता चला जाएगा। और यहाँ पे जाके सबसे कम हो जाएगा, यहाँ पे -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कहाँ? मध्य सीमा पे। मध्य सीमा पे सबसे कम तापमान होता है। क्वेश्चन आया है, वायुमंडल में निम्न में से कहाँ पे न्यूनतम तापमान पाया जाएगा? तो क्या बताओगे? मध्य सीमा में, या मध्य सीमा ना हो तो फिर मध्य मंडल में। तो मध्य मंडल चूंकि ठंडा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शीतल परत, कोल्ड लेयर कहते हैं। ये कोल्ड लेयर किसे कहते हैं? मध्य मंडल को कहते हैं। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? मध्य सीमा पे। यहाँ पे आके -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 10 था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ हो जाएगा -70 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ गया, घटा, बढ़ा, घटा। तो मध्य सीमा तक तापमान घटेगा। इसके बाद चूंकि गैसों का आयोनाइजेशन होता है, तो तापमान फिर इस सीमा पे बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर कभी नहीं घटेगा।
फिर बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसे तापमंडल कहते हैं। थर्मोस्फीयर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ मध्य सीमा के बाद टेम्परेचर घटे। मध्य सीमा के बाद टेम्परेचर शार्पली इंक्रीज करेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना, आयोनाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से? हालांकि वायुमंडल बढ़ते ऊंचाई के साथ विरल होता जाएगा, सघन नीचे ही है। इसमें तापमान इसीलिए कम होता है क्योंकि वायुमंडल ऊपर की ओर विरल हो रहा है। इसमें तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ओजोन मंडल अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर रहे हैं। इसमें इसलिए घट रहा है क्योंकि इसमें बहुत विरल हो गया वायुमंडल। इसमें विरल इसमें भी हो गया, इससे भी ज़्यादा विरल हो गया इसमें, मगर वहाँ पे गैसों का क्या हो गया? आयनीकरण हो गया। आयोनाइजेशन की वजह से, विद्युत और चुंबकीय गतिविधियों की वजह से सौरिक विकिरण का एब्जॉर्प्शन होने लगा इस क्षेत्र में, इसलिए टेम्परेचर बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ने लगा। अब आप देखें, मध्यमंडल को शीतल परत कहते हैं। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा। आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये जो गैस प्लस और माइनस में टूटते हैं, आयन में टूटते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो रेडियो तरंगे आयन मंडल में जाती हैं वो इसको पार नहीं कर पाती और उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब सतह से जो रेडियो तरंगे आती हैं वो पुनः सतह पर पूरी तरह वापस भेज दी जाती हैं। अगर ये परत ना हो तो संचार व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सकता। आयन मंडल ना हो तो संचार व्यवस्था, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि रेडियो वेव, जब हम कहते हैं हेलो, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ से रिसीवर तक पहुँच गया सीधे, हम हेलो बोले फ्रेंड के पास पहुँच गया। नहीं, जब हम कहते हैं हेलो तो वो कहाँ पहुँचेगा? पहले आयन मंडल में वो ध्वनि पहुँचती है और फिर इसके बाद वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और सतह तक वापस आती हैं वो, और तब जाके हम सुन पाते हैं। ये काम सेकंडों के क्षण के कई हिस्सों में हो जाता है, तभी तो बोलते ही हमें आवाज़ हमारी सुनाई दे देती है, वो तुरंत रिप्लाई देता है। मगर ये काम इतने कम समय में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है। वो हो रहा किसके माध्यम? बीच में एक मीडिएटर है, दैट इज आयन मंडल। आयन मंडल नहीं होता, हमारी ध्वनि पार हो जाती, एस्केप कर जाती। तो आयन मंडल की भूमिका किसमें है? संचार व्यवस्था स्थापित करने में। एक चीज और बता दूं कि आयन मंडल में ध्रुवों पे, आयन मंडल में ध्रुवों में इन आयनीकृत की गैसों की वजह से क्या होता है? जो आकाशीय पिंड होते हैं वो टकरा के ध्रुवों की ओर खींचते हैं। आकाशीय पिंड कभी कभी घटना होती है तो ध्रुवों की ओर जब खींचेंगे तो उनके आपसी कणों में टकराव होता है। तो टकराव की वजह से उनमें एक चमक उत्पन्न होती है जिसको प्रदीप्त कहते हैं, अरोरा कहते हैं। अरोरा, अरोरा मतलब प्रदीप्त, चमक। तो पूछता है कि वायुमंडल के किस परत में प्रदीप्त उत्पन्न होते हैं, और प्रदीप्त कहाँ उत्पन्न होते हैं? आयन मंडल में ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे अरोरा उत्पन्न होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस कहते हैं। एक्चुअली में आर्कटिक क्षेत्र को बोरियल क्षेत्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। आर्कटिक क्षेत्र जो उत्तरी गोलार्ध में है, ध्रुवों के नज़दीक, उसे बोरियल क्षेत्र कहते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया अरोरा बोरियालिस। बोरियल क्षेत्र का प्रदीप्त प्रकाश ध्रुवीय क्षेत्रों में। और दक्षिण में कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है, दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक है, तो वहाँ के जो आयन मंडल में चमक उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो अरोरा का संबंध आयन मंडल से है। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। आप इसके ऊपर जाएंगे बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर, यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है और हल्की गैसें पाई जाती हैं, कई परतों में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन परत, ये सब हल्की गैसें। ये तो खैर भारी गैसें हैं मगर ये बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत, और ऊपर जाओगे तो हाइड्रोजन परत। 1000 किलोमीटर तक आप जाओगे तो गैसें इन परतों के रूप में मिलेंगी। सबसे ऊंचाई पर हाइड्रोजन परत, और ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाएंगे तो उसके बारे में कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। ये है कि यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि ये परतें क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, क्या उपयोगिता है।
एक चीज़ आप और समझ लें कि सामान्यतः जो बादल बनते हैं वो बादल कहाँ बनेंगे? क्षोभ मंडल में। क्यों बनेंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो आर्द्रता है, धूल कण है और भारी गैसें वो नीचे हैं, 5 किलोमीटर तक हैं, तो निश्चित तौर पे बादल के लिए यही फेमस है। लेकिन कभी कभी विक्षोभ की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से कुछ नमी समताप मंडल में पहुंच जाती है, तो एक विशेष प्रकार का बादल बनता है जिसको कहा जाता है पर्ल क्लाउड। क्या कहते हैं? मोती का बादल, पर्ल क्लाउड या नेक्टिलूसेंट क्लाउड। पर्ल क्लाउड या नेक्टिलूसेंट क्लाउड। तो कई बार पूछा कि पर्ल क्लाउड का संबंध किससे है, तो किससे है? समताप मंडल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर्ल क्लाउड कहाँ बनते हैं? समताप मंडल में बनते हैं। वो होता ऐसा है कि एक ये प्रचलन में है ना कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप के मुंह पे गिरते हैं तो मोती बनता है। कुछ इस बादल से होने वाली वो बारिश है। मोती का संबंध उस जल से नहीं है। मोती, क्वेश्चन भी आया है कि सीप में बनने वाली मोती किस चीज़ का बना होता है? वो उसका सलाइवा है, उसका लार है। लार से मोती का निर्माण होता है, लेकिन वो लार स्रावित कब होता है? जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुख पे पड़े, तब वो लार स्रावित होता है और तभी जाके मोती का निर्माण होता है। तो पर्ल क्लाउड का संबंध या नेक्टिलूसेंट क्लाउड का संबंध समताप मंडल से है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कौन कोल्ड परत है, कौन शांत परत है, कहाँ मिनिमम टेम्परेचर होगा, कहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। आप देखें तो निचली जगह पे है, कहाँ टेम्परेचर जो है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि -100 डिग्री सेंटीमीटर वायुमंडल किस स्तर पे पाया जाएगा। कभी कभी नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, ये चीज़ें। मौसम संबंधी संघनन की प्रक्रिया कहाँ होगी? यहाँ होगी। संवहन की प्रक्रिया जहाँ होती है वहीं संघनन की प्रक्रिया होगी। ये है। तो ये आपके परतों के संबंध में रहा और उनकी विशेषता, उनकी हाइट, यहाँ से आप बेहतर समझ सकते हैं। आज की क्लास के लिए आज पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक्स पे हम आएंगे। थैंक यू।